राघव ने मुस्कुराती हुई और कोमल अमोदिता को देखा। उसने दोनों हाथ फैला दिए और उसे गले लगा लिया। बहुत याद आई तुम्हारी। तुम्हें कहना चाहिए कि सबकी याद आई, सिर्फ मेरी नहीं। अमोदिता ने भी राघव को कसकर जकड़ लिया। सबकी याद आई, लेकिन तुम्हारी सबसे ज्यादा, राघव मुस्कुराते हुए बोला। दूसरों को धोखा देने में तुम सबसे माहिर हो। अभी तो जल्दी से खजाने इकट्ठा करें। इस इलाके के बाहर औषधि के खेत हैं और अंदर फलों का जंगल। अनगिनत कीमती फल लगे हुए हैं। मैंने पहले ही 7 फल हासिल कर लिए हैं। यिन यांग वर्ल्ड में आना बेकार नहीं गया। अमोदिता ने खुशी से कहा और अपना सामान राघव को दिखाया। अरे वाह, सिल्क फिग, डार्क नाइट क्रैब एप्पल और सोल नरिशिंग स्टार पीच। राघव हैरान रह गया। ये सब अनमोल थे। इन्हें सीधे खा लिया जाए। बिना दवा बनाने के भी इनके असर कमाल के होते हैं। खासकर वो सोल नरिशिंग स्टार पीच तो टॉप क्लास था। ये लगातार सोल को पोषण देता है, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बढ़ाता है और सोल को हुए नुकसान को भी ठीक कर सकता है। लो, ये सब तुम्हारे लिए। अमोदिता ने सारे फल राघव को थमा दिए। ये पेड़ अभी फूल भी नहीं आए थे, फल तो दूर की बात। लेकिन अमोदिता जानती थी कि राघव के पास इन्हें तेजी से उगाने का तरीका है। बस उसे प्राइमल केओस बीड की जानकारी नहीं थी। राघव उन पर भरोसा नहीं करता था। ऐसा नहीं था। उसे डर था कि ये राज जानने से उन पर कर्मा का बोझ पड़ जाए। वैसे भी वे जानते थे कि उसके पास ऐसा कोई तरीका है। बस इतना काफी था। राघव ने तुरंत उन्हें प्राइमल केओस स्पेस में रोक दिया। सेरीना कहाँ है? राघव ने पूछा। वो उस चिढ़ाने वाले आदमी को भगा रही है। ब्लड किल हॉल का कोई लड़का यह था, इसलिए मुझे खजाने ढूंढने का मौका देने के लिए सेरीना ने उसे रोके रखा, अमोदिता ने बताया। क्या वो बहुत ताकतवर था? सेरीना को बता दो कि हम मदद करके उसे खत्म कर सकते हैं, राघव ने कहा। जो मेरी औरत को परेशान करने की हिम्मत करता है, उसे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। जरूरत नहीं। अचानक जगह हिली और ठंडी सेरीना दोनों के सामने प्रकट हो गई। वो लड़का आखिरकार धैर्य खोकर भाग गया। अब हम आराम से खजाने ढूंढ सकते हैं। सेरीना ने राघव को देखा। उसका चेहरा अभी भी बर्फ जैसा ठंडा था। वो अभी भी राघव को माफ नहीं कर पाई थी कि उसने पहले उसे दबाया था। क्या वो बहुत शक्तिशाली था? राघव ने पूछा। अमोदिता ने देखा कि सेरीना उसकी बात अनदेखा कर रही है, इसलिए अजीब स्थिति से बचने के लिए तुरंत बोली, वो व्यक्ति बहुत ताकतवर था। सबसे खतरनाक उसकी मूवमेंट आर्ट्स और असैसिनेशन आर्ट्स थी, जो लगभग अलौकिक थी। हम उसे हरा नहीं पा रहे थे। हम सिर्फ चारों तरफ से हमला करके कोई जगह नहीं छोड़ रहे थे और उसके असैसिनेशन अटेम्प्ट्स को रोक रहे थे। लेकिन इस तरह उसे हराना नामुमकिन था, इसलिए सेरीना पीछे रहकर उसे रोके रखी। सेरीना ने आगे जोड़ा, वो हमने सोचा था उससे भी ज्यादा मजबूत था। असल में उसने अभी अपनी 50% ताकत भी नहीं लगाई थी। उसे कोई कमजोरी नहीं मिल रही थी जिसका फायदा उठा सके, इसलिए उसने पूरा जोर नहीं लगाया। आखिरकार उसका धैर्य टूट गया और उसे लगा कि ये मेहनत उसके लायक नहीं है। राघव ने सिर हिलाया। असैसिन्स तो मौके का इंतजार करते हैं। वे कम से कम कीमत पर ज्यादा से ज्यादा फायदा चाहते हैं। अगर ताकत से जीतना हो तो फिर वे असैसिन क्यों कहलाएंगे? लगता है इस बार यिन यांग वर्ल्ड में मार्शल हेवन कॉन्टिनेंट के सारे टॉप हेवनली जीनियसेस इकट्ठे हो गए हैं। हर शक्ति के एलिट्स आ चुके हैं। ट्रू इमॉर्टल अनंत, आयुष, वसीम, नील, 4 फेट प्रिंसेस और ब्लड किल हॉल के टॉप एक्सपर्ट्स भी आ गए। ये तो वो थे जिनके बारे में राघव को पता था। पता नहीं कितने अनजान नाम अभी भी छुपे हुए हैं, जो आगे चलकर नई ताकत बनकर उभरेंगे। मार्शल हेवन कॉन्टिनेंट की हर शक्ति के पास अपना ट्रम्प कार्ड होता है। वे आमतौर पर बिना वजह नहीं दिखाते, लेकिन यिन यांग वर्ल्ड का ये खुलना इतना आकर्षक था कि वे अपने छुपे हुए ट्रम्प कार्ड्स भी दिखाने लगे। राघव, क्या तुम्हें भी कोई ताकतवर एक्सपर्ट्स मिले? अमोदिता ने पूछा। हाँ, कुछ मिले थे। राघव ने ट्रू इमॉर्टल अनंत, आयुष,
नील आदि से हुई मुलाकातों का संक्षिप्त ब्यौरा दिया। उसने प्रतीक से जो कुछ पता चला था वो भी बता दिया ताकि अमोदिता सावधान रहे। साथ ही वो हेवनली फेट आइलैंड पर कर्मा का बोझ और बढ़ा रहा था। विजेंद्र ने कहा था कि हेवनली फेट आइलैंड उसके बारे में कुछ नहीं गणना कर सकता। अगर वो अमोदिता को फेट प्रिंसेस के बारे में बता दे तो लॉजिकली उस पर भी थोड़ा कर्मा आ जाएगा, जिससे उसके बारे में गणना करना और मुश्किल व खतरनाक हो जाएगा। सेरीना, तुमने कहा था कि तुम्हें कोई सामंस महसूस हो रही है, क्या वो मिल गई? राघव ने पूछा। उसी एहसास की वजह से हम यहां तक आए, लेकिन यहां पहुंचते ही वो एहसास गायब हो गया। सेरीना ने सिर हिलाया। तो फिर ऐसे करते हैं, हम तीनों साथ साथ आगे बढ़ेंगे। मैं बीच में रहूंगा, तुम दोनों तरफ। हम एक दूसरे से 100 मील के अंदर रहेंगे ताकि अगर किसी को बड़ी मछली मिले तो मदद पहुंच सके। समझ गई ना? राघव ने शरारती मुस्कान के साथ कहा। समझ गई, सेरीना ने कहा और पहले ही उड़ गई। अमोदिता मुस्कुराई। राघव को आंख मारकर वो भी उड़ गई। तीनों एक लाइन में आगे बढ़ने लगे। दिशा अमोदिता चुन रही थी। जब भी रैंडम चॉइस की बात आती, राघव किसी और को करने देता था। अरे वाह, अमोदिता की किस्मत सच में अच्छी है। मुझे तो हेवनली ड्यू चेरी मिल गई। ये अनमोल खजाना है। उसे एक छोटा सा पेड़ मिला जिससे चमकदार रोशनी निकल रही थी। उसके चारों तरफ धुंध घूम रही थी। पेड़ के नीचे एक फॉर्मेशन थी, लेकिन वो सिर्फ स्पिरिचुअल क्यूआई सोखने के लिए थी। कोई रक्षा शक्ति नहीं थी। इसलिए राघव ने सीधे पहाड़ का वो हिस्सा काट लिया और प्राइमल केओस स्पेस में भेज दिया। फॉर्मेशन को नुकसान नहीं पहुंचाया। प्राइमल केओस स्पेस की स्पिरिचुअल क्यूआई पेड़ की तरफ बढ़ी और उसे पोषण देने लगी। धूप बत्ती जलने भर के समय में राघव को ऐसे ही 3 और कीमती पेड़ मिल गए। उसके दिल में फूल खिल रहे थे। ये तो पैसा था। आगे चलकर न सिर्फ खूब फल खाने को मिलेंगे, बल्कि पैसे की भी बार आ जाएगी। वेद शर्मा के साथ उसका बिजनेस धमाकेदार हो जाएगा। जाहिर है फल वेद शर्मा को ही बेचने होंगे, वरना वो नाराज हो जाएगा। इस दुनिया में पैसे हो तो सब कुछ आसान हो जाता है। प्राइमल केओस स्पेस में बढ़ते पेड़ों को देखकर राघव भावुक हो गया। प्राइमल केओस बीज सच में दौलत का खजाना है। धड़ाम! अचानक राघव के बाईं तरफ से एक जोरदार विस्फोट की आवाज आई। मछली फंस गई। राघव खुश हो गया और तुरंत उस तरफ उड़ गया। अमोदिता के सामने लकड़ी के खंभे हवा में उड़ रहे थे और कई परतों की रक्षा बना रहे थे। उसके सामने 10 मीटर लंबा एक आदमी था जो एक विशाल कुल्हाड़ी लिए हुए था। कद देखते ही साफ था कि वो एक्सयूएन बीस्ट से था। शायद अमोदिता को अकेला देखकर उसने सीधा हमला कर दिया। उस एक्सयूएन बीस्ट एक्सपर्ट की कुल्हाड़ी बार बार अमोदिता के लकड़ी के ढाल पर पड़ रही थी। आखिरकार ढाल टूट गया। एक्सयूएन बीस्ट एक्सपर्ट आगे बढ़ा और अमोदिता पर हमला कर दिया। उसका मैनिफेस्टेशन पूरी शक्ति पर था और इनिशियल अवेकनिंग तक पहुंच चुका था। वो निश्चित रूप से ताकतवर एक्सपर्ट था, लेकिन अमोदिता भी कम नहीं थी। उसके बनाए हर लकड़ी के ढाल को तोड़ने में उसे 5 बार कुल्हाड़ी मारनी पड़ रही थी। अगर एके की लड़ाई होती तो वो कभी अमोदिता के पास नहीं पहुंच पाता। और अमोदिता के अंदर स्पिरिचुअल युआन का भंडार इतना बड़ा था कि वो 3 ऐसे एक्सपर्ट्स को थका सकती थी। ये एक्सयूएन बीस्ट एक्सपर्ट बहुत घमंडी लग रहा था। उसने तुरंत अपना डिवाइन आइटम सक्रिय कर दिया और एक शक्तिशाली हमला किया। लेकिन जैसे ही उसने हमला शुरू किया, एक स्केल से ढकी हुई हथेली चुपके से उसके चेहरे पर पड़ी। कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो जमीन पर दे मारा गया और उसका चेहरा धंस गया। एक्सयूएन बीस्ट का शरीर बहुत मजबूत होता है। राघव ने थप्पड़ बिल्कुल सही जगह मारा था। उस एक्सपर्ट ने स्पिरिचुअल युआन भी डिफेंस के लिए नहीं चलाया था, फिर भी उसका शरीर सह गया। अगर कोई साधारण इंसान होता तो इतनी ताकत के थप्पड़ से फट जाता। अर्दन ब्रैम्बल थॉर्न्स, एक्सयूएन बीस्ट एक्सपर्ट थप्पड़ से चकराया हुआ था। उसी पल अमोदिता ने अपना शक्तिशाली हमला कर दिया। जमीन से घने कांटे फूट पड़े और एक्सयूएन बीस्ट एक्सपर्ट को भेद गए। उसका शरीर हिला और फिर स्थिर हो गया।
चाहे वो हिलना भी चाहता तो नहीं हिल पाता। कांटे उसके शरीर के अंदर बढ़ रहे थे। आखिरकार उसका पूरा शरीर लकड़ी में बदल गया। ये अमोदिता की मैनिफेस्टेशन के जागने के बाद मिली भयानक क्षमता थी। उसके लकड़ी के खंभे एक बार लग जाने पर इंसान को लकड़ी में बदल देते थे और बचने का कोई रास्ता नहीं रहता। धड़ाम, अचानक कुल्हाड़ी भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन राघव ने ईविल मून को घुमाकर उसका रास्ता रोक दिया। उसने कुल्हाड़ी पकड़ ली और प्राइमल केओस स्पेस में फेंक दी। हवा में दो छोटे पेड़ प्रकट हुए। ये XUN बीस्ट एक्सपर्ट का अभी तक का सामान था। अमोदिता ने उन्हें निकाल लिया। बस इतने ही थे। अमोदिता ने कहा, 2 भी काफी हैं। ऊपर से डिवाइन आइटम भी मिल गया। सब फ्री में मिला है, ज्यादा मत सोचो। राघव हंसते हुए बोला। उस एक्सपर्ट के पास कई ऐसी चीजें थी जो इंसानों के काम की नहीं थी। वे सिर्फ XUN बीस्ट्स के लिए खजाना थी। सेरिना के पहुंचने से पहले ही मामला खत्म हो गया। तीनों आगे बढ़ गए, लेकिन अब उनकी किस्मत पहले जैसी अच्छी नहीं थी। लग रहा था कि वे उन इलाकों से गुजर रहे थे जहां पहले से दूसरे लोग गुजर चुके थे। राघव ठीक यही सोच रहा था कि दिशा बदलनी चाहिए या नहीं। तभी पूरी दुनिया हिल गई। दूर आसमान में एक रोशनी का स्तंभ फूट पड़ा और चारों तरफ उजाला कर दिया। चलो देखते हैं। तीनों तुरंत उस रोशनी की तरफ तेजी से बढ़ गए। राघव, अमोदिता और सेरिना उस रोशनी की तरफ तेजी से बढ़ रहे थे। इसी बीच राघव ने देखा कि कई और एक्सपर्ट्स भी उसी दिशा में उड़ रहे थे। दूर और भी ज्यादा लोग दिख रहे थे। वे सब शूटिंग स्टार की तरह इकट्ठा हो रहे थे। यहां इतने सारे लोग हैं। अमोदिता हैरान रह गई। एक नजर में ही कम से कम 100 शक्तिशाली औरस महसूस हो रही थी। इस जगह का द्वार उन भयानक लताओं से घिरा हुआ था। अगर किसी का मैनिफेस्टेशन जागना शुरू ना हुआ हो तो एम्पीरियन की ताकत के बिना अंदर घुसना लगभग नामुमकिन था। अगर लड़ाई हुई तो तुम अपना ध्यान खुद पर रखना, बाकी मुझे छोड़ दो, राघव ने कहा। अमोदिता भले ही ताकतवर थी, लेकिन वो इतनी क्रूर नहीं थी, जबकि सेरिना क्रूरता में कोई कमी नहीं रखती थी। इसलिए राघव चाहता था कि दोनों साथ रहें। ये जगह बाहर वाली दुनिया से अलग थी। यहां घुसने वाले सभी उच्च स्तर के एक्सपर्ट्स थे। अगर लड़ाई छिड़ गई तो राघव दूसरों की रक्षा नहीं कर पाएगा। जैसे जैसे वे रोशनी के पास पहुंचे, राघव को समझ आया कि ये एक नई दुनिया है, इमॉर्टल लाइट की दुनिया। यहां चारों तरफ इमॉर्टल मिस्ट भरी हुई थी, जैसे कोई स्वर्गलोक हो। पता नहीं किसी ने इसे सक्रिय किया था या खुद ब खुद जाग उठा था, लेकिन ये रोशनी अब पूरी दुनिया को जगमगा रही थी और सारे एक्सपर्ट्स को अपनी तरफ खींच रही थी। इस इमॉर्टल लाइट की दुनिया में पहाड़ थे, धुंध थी। पहाड़ों पर पेड़ थे जिनकी पत्तियों पर ओस चमक रही थी। दूर से ही भारी जीवन ऊर्जा महसूस हो रही थी। अंदर निश्चित रूप से खजाने हैं, किसी ने चिल्लाकर कहा और सब लोग तेजी से उस तरफ दौड़ पड़े, जैसे डर हो कि पीछे रह जाएंगे। इमॉर्टल लाइट की दुनिया में पहले से कुछ लोग मौजूद थे। कोई खतरा नहीं दिख रहा था, इसलिए सब लोग पूरी स्पीड से अंदर घुस रहे थे। राघव भी रोशनी में घुस गया। इस लाइट वर्ल्ड के बाहरी किनारे पर कोई रक्षा शक्ति नहीं थी, इसलिए वो आसानी से अंदर पहुंच गया। अंदर घुसते ही भव्य इमॉर्टल स्पिरिचुअल क्यूआई उस पर टूट पड़ी। बस एक सांस लेते ही उसके पूरे शरीर में सुकून भर गया, लेकिन साथ ही उसे समझ आया कि ये दुनिया बाहर वाली दुनिया से पूरी तरह अलग थी। बाहर से देखने पर यह दुनिया 10,000 मील से भी कम चौड़ी लग रही थी, लेकिन अंदर आने पर पता चला कि ये कई गुना बड़ी है और सच में एक अलग दुनिया कहलाने लायक है। जैसे ही वो अंदर घुसा, एक तेज हमला उसके पीछे से आया। मौत मांग रहा है, राघव ने ठंडे स्वर में कहा और बिना देखे पीछे मुक्का मार दिया। धड़ाम, राघव का मुक्का एक कांस्य की छड़ से टकराया। जोरदार क्यूआई वेव उठी और राघव को 1 दर्जन कदम पीछे धकेल दिया। उसकी बात थोड़ी सुन्न हो गई। हमला करने वाला उसे हैरानी से देख रहा था। अभी उसने चुपके से अपना डिवाइन आइटम सक्रिय किया था, लेकिन राघव ने उसे खाली हाथों से रोक लिया। छोटे एंशिएंट रेस के बच्चे, मैं तुझे याद रखूंगा।
अभी मेरे पास तेरे लिए वक्त नहीं है, बाद में हिसाब चुकता कर लेंगे। राघव ने अपनी बाह कुछ बार हिलाई और लाइटनिंग विंग्स निकालकर तेजी से उड़ गया। उसके पास वक्त बर्बाद करने का कोई इरादा नहीं था। उसे इस इलाके को जितनी जल्दी हो सके छानना था। सिर्फ राघव ही ऐसा नहीं सोच रहा था। यहां घुसने वाला हर व्यक्ति बिना समय गवाए खजाने ढूंढ रहा था। कुछ लोग बहुत तेज थे और आगे के पहाड़ों तक पहुंच चुके थे। तभी सबसे नजदीकी पहाड़ से एक गुस्से भरी दहाड़ गूंजी। एक रंग बिरंगा बाघ एक गुफा से बाहर निकल आया। ये तो प्राचीन जंतु है, क्लाउड ट्रेडिंग स्वॉर्ड टीथ टाइगर। हैरानी भरी चीखें गूंज उठीं। सबसे तेज आने वाला व्यक्ति सबसे बदकिस्मत निकला। जब उसे क्लाउड ट्रेडिंग स्वॉर्ड टीथ टाइगर का पता चला, तब तक भागने का वक्त निकल चुका था। बाघ को अपनी तरफ झपटते देख वह चिल्लाया। उसके पीछे मैनिफेस्टेशन प्रकट हो गया और उसकी तलवार से दिव्य शक्ति की लहर छूट पड़ी। 12वें रैंक के इस प्राचीन जंतु के सामने उसे पूरा जोर लगाना पड़ रहा था। धड़ाम। नतीजा यह हुआ कि क्लाउड ट्रेडिंग स्वॉर्ड टीथ टाइगर के पंजे ने उसकी स्वॉर्ड ऊर्जा को चीर दिया। वो एक्सपर्ट खून उगलता हुआ पीछे उड़ गया, लेकिन वो व्यक्ति सच में ताकतवर था। हमला टूटने के बावजूद उसने बाघ के पंजे पर एक खूनी निशान छोड़ दिया। 12वें रैंक के मैजिकल बीस्ट के हमले को सहना आसान नहीं था। खून थूकता हुआ वो शॉकवेव से लगभग टुकड़े टुकड़े होने वाला था। 12वें रैंक के मैजिकल बीस्ट की ताकत उसके बस की नहीं थी। जान बच जाने की खुशी में वो भागने लगा, लेकिन जैसे ही उसने राहत की सांस ली, क्लाउड ट्रेडिंग स्वॉर्ड टीथ टाइगर ने मुंह खोला और एक पारदर्शी गोला उसकी तरफ छोड़ा। धड़ाम। वो गोला शूटिंग स्टार की तरह था। उसे बचने का मौका ही नहीं मिला। वो पूरी तरह से उड़ गया। यूएन स्पिरिट तक नहीं बच सका। क्लाउड ट्रेडिंग स्वॉर्ड टीथ टाइगर ने दहाड़ मारी। घायल होने से वो और भी ज्यादा पागल हो गया था। अब वो दूसरे एक्सपर्ट्स पर हमला करने लगा। सभी एक्सपर्ट्स भागने लगे, लेकिन क्लाउड ट्रेडिंग स्वॉर्ड टीथ टाइगर बहुत तेज था। उसने फिर मुंह खोला और एक और गोला छोड़ा। इस बार गोले ने 3 एक्सपर्ट्स को एक साथ लगाया। मौत के सामने उन तीनों ने पूरी ताकत लगा दी और हमला रोक लिया, लेकिन भारी कीमत चुकानी पड़ी और वे दूर उड़ गए। ये देखकर बाकी सबने उस जंतु से दूरी बना ली। इतने सारे लोग थे, सब बच रहे थे, तो आखिरकार किसी बदकिस्मत को ही उसका ध्यान खींचना पड़ेगा। राघव पहले वेव में नहीं था, इसलिए उसे क्लाउड ट्रेडिंग स्वॉर्ड टीथ टाइगर से बचने का मौका मिल गया। यहां की ऑरा बाहर से पूरी तरह अलग है। क्या ये वो लेजेंडरी इमॉर्टल क्यूआई है? राघव इस भव्य ऑरा से हैरान था। उसने कभी ऐसी ऑरा महसूस नहीं की थी, यहां तक कि स्पिरिट वर्ल्ड में भी नहीं। ये ऑरा स्पिरिट वर्ल्ड के लाइफ गॉड ट्री से थोड़ी बहुत मिलती जुलती लग रही थी, लेकिन सिर्फ हल्की सी। अगर इमॉर्टल क्यूआई है तो इमॉर्टल दवाइयां भी होंगी। मुझे उन्हें ढूंढना ही होगा। राघव की डिवाइन सेंस अचानक चारों तरफ फैल गई। हम्फ, मौत मांग रहा है। आसपास के एक्सपर्ट्स ने इसे महसूस किया और अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ फूट पड़ी। राघव की डिवाइन सेंस पर हमला करने लगी। हट जाओ, राघव चिल्लाया और उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ जोर से घुटी। जिन एक्सपर्ट्स ने उसे रोकने की कोशिश की, वे चीखे और आसमान से गिरते गिरते बचे। राघव की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बेहद शक्तिशाली थी। अगर उसे स्पिरिचुअल अटैक्स आते तो वे लोग मर जाते। धड़ाम। राघव ने अचानक अपनी तलवार घुमाई और एक पहाड़ को कमर से काट दिया। उसने कटा हुआ हिस्सा प्राइमल केओस स्पेस में फेंक दिया। उसने एक अजीब पेड़ देखा था जिसे वो पहचान नहीं पाया, लेकिन उसकी इंट्यूशन कह रही थी कि यह बहुत संभव है कि खजाना हो। बाद में पता चले कि कचरा है। इस डर से बेहतर था कि उसे ले लिया जाए। बाद में जांच लेंगे। वो पहाड़ का हिस्सा ले ही रहा था कि उसे एक तेज स्वॉर्ड ऊर्जा चुपके से अपनी तरफ आता महसूस हुआ। जब उसे एहसास हुआ, तब तक वो उसके शरीर को भेदने वाला था। मैं तुम्हारा इंतजार बहुत दिनों से कर रहा था, बेवकूफ। राघव ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। ईविल मून सीधे हमला करने वाले की तरफ बढ़ गई। सामान्य तलवार 3-4 फीट लंबी होती है, जबकि ईविल मून 9 फीट लंबी थी।
उसकी तलवार राघव तक पहुंचने से पहले ही राघव की तलवार उस पर पड़ चुकी होगी। खनाक, इविल मून ने उस व्यक्ति की बाह में घुस गई। उसकी आस्तीन फट गई और एक काला आर्मगार्ड दिखाई दिया। आर्मगार्ड ने राघव के हमले को रोक लिया, लेकिन इविल मून में इतनी ताकत थी कि उसकी बाह फट गई और खून बहने लगा। लेकिन बदले में उसकी तलवार राघव के कंधे में घुस गई। असल में उसकी तलवार राघव के दिल को निशाना बना रही थी। कल्टिवेटर के लिए दिल में चोट घातक नहीं होती, लेकिन ताकत और रिएक्शंस पर भारी असर पड़ता है। सिर पर हमला करने से इंसान को मौत का डर लगता है, इसलिए असैसिन्स आमतौर पर पहले दिल को निशाना बनाते हैं। लेकिन राघव की तलवार उसकी बाह में घुस रही थी और राघव का शरीर भी घूम गया, इसलिए उसकी तलवार अपना असली निशाना चूक गई। उसकी तेज तलवार राघव के कंधे में घुस गई, लेकिन 1 इंच के बाद आगे नहीं बढ़ पाई। राघव के कंधे पर ड्रैगन स्केल्स निकल आए थे, जिन्होंने तलवार की ज्यादातर ताकत रोक ली। ड्रैगन स्केल्स टूट गए थे, लेकिन अजीब बात यह थी कि राघव के कंधे से बहता खून काला था। धड़ाम, इविल मून से रोशनी फूटी और उस व्यक्ति को दूर धकेल दिया। राघव ने अचानक अपने कंधे पर तलवार चला दी। एक बड़ा टुकड़ा मांस काटकर अलग हो गया, जो पहले से ही काला पड़ रहा था और सड़ रहा था। ब्लडकिल हॉल की यही बात मुझे सबसे ज्यादा नापसंद है। साधारण दुनिया में भी असैसिन्स अपनी तलवार पर जहर नहीं लगाते। उन्हें असैसिन इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्हें खतरे का रोमांच पसंद होता है। वे अपनी बेहतरीन असैसिनेशन आर्ट्स पर भरोसा करते हैं, जो उन्हें तलवार की नोक पर नाचने का मजा देती है। लेकिन तुम्हारा ब्लडकिल हॉल इतना गिर चुका है, तुम्हें असैसिन कहलाने का भी हक नहीं है। राघव ने उस व्यक्ति को तिरस्कार से देखते हुए सिर हिलाया। उसके सामने चांदी के मास्क वाला एक आदमी खड़ा था। उसने अपने बाएं हाथ से धीरे धीरे मास्क उतार दिया। सामने एक बहुत साधारण चेहरा था, लेकिन उसकी आंखें सांप जैसी थी। तुम्हें असैसिनेशन आर्ट्स के बारे में कुछ भी नहीं पता। मौत हर बार एक जैसी नहीं होनी चाहिए। सिर्फ अलग अलग तरीकों से मारने से ही इस कला को विविधता मिलती है, उसने कहा। राघव ने व्यंग्य भरी मुस्कान दी। ऐसी बेकार बातें छोड़ो, मुझे बस इतना जानना है कि तुम ब्लडकिल हॉल में कौन से नंबर हो। ये आदमी राघव को बहुत भारी दबाव महसूस करा रहा था। राघव को तो शक होने लगा था कि ये ब्लडकिल हॉल का सबसे ताकतवर असैसिन है। अफवाहें तो ये भी थी कि ब्लडकिल हॉल का सबसे मजबूत असैसिन नंबर रैंकिंग से ऊपर होता है। लेकिन राघव को सिर्फ एक ही नाम पता था, नीति। वो डेविल स्लॉटर रैंकिंग्स पर चढ़ चुकी थी। नाम सुनकर लगता था कि वो कोई लड़की होगी, इसलिए ये शख्स नीति नहीं हो सकता। ब्लडकिल 1 को तुमने मार डाला है। अब नया ब्लडकिल 1 पैदा हो चुका है, लेकिन वो तुम्हें मारने के लायक नहीं रहा, इसलिए तुम्हारी जान की मिशन हमें सौंप दी गई है। हम किलिंग गॉड हॉल के हैं। मैं किलिंग गॉड हॉल के 3 डिवाइन एमिसरीज में से एक हूं। मेरा नाम और खिताब है मैन किलर। 3 डिवाइन एमिसरीज की रैंकिंग हेवन, अर्थ और मैन है, और मैं तीसरा हूं। और मैं ही वो शख्स हूं जो तुम्हारी जान लेने वाला है, इसलिए इसे अच्छे से याद रखना। ब्लडकिल हॉल का वो असैसिन धीरे धीरे बोला। हेवन किलर, अर्थ किलर, मैन किलर। राघव ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, वाकई में तुम्हारा ब्लडकिल हॉल घमंड करने में कोई सानी नहीं रखता। इतना बड़ा बड़ा घमंड कर रहे हो कि मुझे लग रहा था नीति खुद आ गई है। वो क्यों नहीं आई? असैसिन ने सिर हिलाया। तुम जैसे आदमी के लिए किलिंग गॉड द्वारा खुद चुनी गई डिवाइन डॉटर को आने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी जान लेने के लिए 3 डिवाइन एमिसरीज ही काफी है। राघव ने उसे घूरा और फिर उसके पैरों की तरफ इशारा करके सिर हिलाया। इतना घमंड कर रहे हो, लेकिन तुमने भागने की पूरी तैयारी कर रखी है। तुम्हारा मन लड़ने का बिल्कुल नहीं है, फिर इतना घमंड करने का क्या फायदा? ब्लडकिल हॉल के असैसिन के पैरों के नीचे जगह हिलने लगी थी। एक पोर्टल बन रहा था। वो किसी भी पल भागने को तैयार था। ब्लडकिल हॉल के असैसिन्स कभी सामने से नहीं लड़ते। हम बस मौका देखते हैं और एक ही वार में जान ले लेते हैं, चाहे कोई भी वक्त हो। अगर तुम जरा भी लापरवाह हुए तो मेरी तलवार तुम्हें सीधे किलिंग गॉड के पास भेज देगी।
मुझसे मेंटल वॉरफेयर खेलने की कोशिश कर रहे हो क्या? राघव हंसा। अगर ऐसा है तो तुम अभी बहुत कच्चे हो। अगली बार जब तुम हमला करोगे तब मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि तुम्हारी ये दिव्य असैसिनेशन आर्ट्स कितनी हंसी खेल लगती है। राघव जोर से हंसा और मुड़कर चल पड़ा। ब्लड किल हॉल के असैसिन्स बहुत चालाक और फिसलन वाले होते हैं। उनकी भागने की कला उनकी हत्या की कला से भी ज्यादा खतरनाक होती है। अगर राघव उससे सीधे भिड़ जाता तो वो तुरंत गायब हो जाता। ऐसे ताकतवर असैसिन को मारना बेहद मुश्किल था। बिना पकड़े तो कोई चांस ही नहीं था। उनके पास खुद को बचाने के अपने खास तरीके थे। राघव मन में सोच रहा था कि क्या वो ऐसे शक्तिशाली असैसिन को सीधे मुकाबले में खत्म कर पाएगा, लेकिन उसके पास समय बर्बाद करने की फुर्सत नहीं थी। यहां और भी ज्यादा जरूरी काम थे। मैन किलर ने राघव को जाने से नहीं रोका। बस एक ठंडी सांस लेकर वो हवा में गायब हो गया। उसकी मूवमेंट आर्ट इतनी अनोखी थी कि ट्रैक करना नामुमकिन था। उस कथित डिवाइन एमिसरी को नजरअंदाज करते हुए राघव पर्वत श्रृंखला की तरफ तेजी से बढ़ गया। अंदर से मैजिकल बीस्ट की और भी जोरदार गर्जनें सुनाई दे रही थी। साफ था कि ये जानवर इस जगह की रक्षा कर रहे थे, लेकिन अंदर घुसे लोग लालच में पागल हो चुके थे। इन पहाड़ों पर अनगिनत कीमती दवाइयां और जड़ी बूटियां उग रही थी। एक आदमी ने एक फल तोड़ा और तुरंत खा लिया। फल उसके मुंह में घुलते ही खून जैसे रंग के रून्स में बदल गया और पूरे शरीर पर फैल गया। स्पिरिचुअल क्यूआई तेजी से उसकी तरफ खींचने लगी। उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसने खुद को छाती पर जोरदार मुक्का मारा और मुंह से खून की उल्टी कर दी। शरीर पर लगे रून्स फीके पड़ गए, लेकिन वो बेहद खुश था। ये फल असल में किसी को तेजी से आगे बढ़ने में मदद कर सकता था, लेकिन ये यिन यांग वर्ल्ड था और वो पहले से ही सोल ट्रांसफॉर्मेशन रियल्म के पीक पर था। यहां ब्रेक थ्रू नहीं कर सकता था, इसलिए उसे जबरन फल का असर रोकना पड़ा। आगे वाले लोगों को इतने अनमोल खजाने मिलते देख बाकी सब पागल हो गए। वे 12वीं रैंक के भयानक मैजिकल बीस्ट्स को भी नजरअंदाज करके पहाड़ों के और अंदर घुसने लगे। राघव ने एक अनजानी छोटी सी झाड़ी पकड़ ली जो चट्टान की दीवार से उग रही थी। उसे इसका नाम भी नहीं पता था, लेकिन उसकी इंट्यूइशन कह रही थी कि ये कोई खास ट्रेजर है। जैसे ही उसने उसे तोड़ा, एक विशाल अजगर ने अपनी पूंछ को कोड़े की तरह घुमाया और एक ताकतवर एम्पीरियन को हवा में उड़ा दिया। इस खतरनाक जगह में कुछ बदकिस्मत लोग 12वीं रैंक के मैजिकल बीस्ट्स के निशाने पर आ जाते थे। अवेकनिंग मैनिफेस्टेशन और डिवाइन आइटम्स वाले एम्पायरियंस भी मुश्किल से 1-2 हमले सह पाते थे। उसके बाद मौत तय थी। उस आदमी को मारने के बाद अजगर अचानक राघव की तरफ झपटा। अरे यार, मैंने तो बस देखा भर था। राघव ने मुड़कर भागना शुरू कर दिया। उसकी लाइटनिंग विंग्स पूरी ताकत से जल रही थी। वो मूर्खतापूर्ण तरीके से 12वीं रैंक के मैजिकल बीस्ट से सीधे लड़ने वाला नहीं था। अजगर ने मुंह खोला और राघव की तरफ एक काला रनिक स्वॉर्ड फेंका। वो विशाल तलवार बेहद ताकतवर थी, लेकिन राघव ने सेलेस्टियल लाइटनिंग बॉडी ब्लिंक एक्टिवेट किया और एक पल में दूर पहाड़ के नीचे गायब हो गया। तुरंत अपना ऑरा छुपा लिया। रनिक स्वॉर्ड खाली चला गया। अजगर अपना लक्ष्य खोकर दूसरी दिशा में मुड़ गया। वहां खड़े कई एक्सपर्ट्स के चेहरे बदल गए और वे तुरंत भागने लगे। राघव चुपके से पहाड़ पर चढ़ गया और दूर देखने लगा। जल्दी ही उसे अमोदिता की आकृति दिख गई। वो बहुत लो की रह रही थी, हरी धुंध से घिरी हुई थी, जिससे दूसरे लोग उसे साफ नहीं देख पा रहे थे। वो चुपचाप फायदा उठा रही थी। क्या वो जगह इस दुनिया का कोर है? राघव की नजर अचानक दूर एक प्रकाश स्तंभ पर पड़ी। उसमें प्राइमल केओस की हवा महसूस हो रही थी। काले और सफेद रून्स एक दूसरे में गुथे हुए थे, जिससे पूरा संसार हिल रहा था। उस प्रकाश स्तंभ के अंदर धुंधला सा एक पहाड़ दिख रहा था। उस पहाड़ के ऊपर कोई वेजिटेशन उग रही थी। न फूल थी न घास, लेकिन दोनों जैसी लग रही थी। वो वेजिटेशन सैकड़ों मीटर ऊंची थी। उसकी लंबी लंबी पत्तियां नीचे लटक रही थी। हर पत्ती ठीक बीच से बंटी हुई थी, आधी काली आधी सफेद।
काला तो इतना गहरा काला कि देखते ही रोंगटे खड़े हो जाते, और सफेद इतना शुद्ध कि आंखें बंद हो जाती। काली और सफेद पत्तियों के बीच एक मोटा तना था, जिस पर काले सफेद निशान बने हुए थे। तने के सबसे ऊपर कुछ मीटर मोटा एक गोला था। वो फल जैसा लग रहा था, लेकिन पारदर्शी था। कभी रात जितना काला हो जाता, कभी जेड की तरह सफेद। जब काला होता तो मौत की ऊर्जा लहरों में निकलती, जिससे लोग रोए खड़े हो जाते। जब सफेद होता तो अनंत जीवन ऊर्जा पूरे संसार को पोषित करती, चारों तरफ शांति छा जाती। काला और सफेद एक दूसरे में गुंथे हुए यिन और यांग का ऑल्टरनेशन, जैसे सारे संसार के दाओज इसी के बदलाव में समाये हुए हों। हे भगवान, ये तो सचमुच लेजेंडरी यिन यांग इमॉर्टल ग्रास है, किसी ने चीख कर कहा। यिन यांग इमॉर्टल ग्रास, वो अमर दिव्य औषधि जिसके बारे में कहा जाता है कि वो मृत व्यक्ति को भी जिला सकती है, पुनर्जन्म से पार ले जा सकती है और अनंत जीवन दे सकती है, स्वर्ग जितनी लंबी उम्र। लेकिन किसी ने कभी उसे देखा नहीं था। सिर्फ कहानियों और मिथकों में इसका जिक्र था। उसके बारे में जानकारियां भी बेहद अस्पष्ट थी। फिर भी सभी किंवदंतियों में एक बात कॉमन थी। यिन यांग इमॉर्टल ग्रास में ऑल्टरनेटिंग यिन यांग एनर्जी होती है, जो पूरे संसार को उलट पुलट सकती है। जिसे ये मिल जाए, वो जीवन और मृत्यु के चक्र को नियंत्रित कर सकता है और एक पूरी दुनिया का राजा बन सकता है। जैसे ही किसी ने यिन यांग इमॉर्टल ग्रास का नाम लिया, सबकी आंखें लालच से पागल हो गई। ये वो चीज थी जिसमें दुनिया पर राज करने की ताकत थी। जिसके पास ये होगी, वो सब पर हावी हो जाएगा। यहां तक कि राघव भी शांत नहीं रह पाया। ये अनोखा पौधा सचमुच उन पुरानी कहानियों वाले यिन यांग इमॉर्टल ग्रास जैसा ही लग रहा था। चलो, लोग गरज उठे और बिना रुके उस प्रकाश स्तंभ की तरफ दौड़ पड़े। अब उन्हें पहाड़ों में और कुछ ढूंढने की फिक्र नहीं रही। राघव, सेरिना कह रही है कि प्रकाश स्तंभ के अंदर उसे कुछ चाहिए। अमोदिता की आवाज राघव के दिमाग में गूंजी। क्या वो यिन यांग इमॉर्टल ग्रास चाहती है? नहीं, उसके नीचे एक डिवाइन पूल है, सारी एसेंस वहीं जमा होती है, अमोदिता ने बताया। राघव ने ध्यान से देखा। अब उसे दिखा कि यिन यांग इमॉर्टल ग्रास उस डिवाइन पूल में जड़े जमाए हुए था। डिवाइन पूल में प्राइमल केओस की धुंध छाई हुई थी। उसमें अजीब उतार चढ़ाव हो रहे थे। साफ था कि यह जगह खासतौर पर यिन यांग इमॉर्टल ग्रास को पालने के लिए बनाई गई थी। क्या हम भी अंदर घुसें? अमोदिता ने पूछा। नहीं, राघव ने सख्ती से कहा। यहां कुछ गड़बड़ है। मुझे अजीब सा एहसास हो रहा है। हम इन लोगों से ज्यादा सावधान रहेंगे। ये जगह बहुत ही विचित्र लग रही थी। राघव को हल्का हल्का अंदरूनी बेचैनी महसूस हो रही थी। इसी वक्त पहला एम्पीरियन प्रकाश स्तंभ तक पहुंच गया। उसने अपने डिवाइन आइटम से उस पर जोरदार वार किया। प्रकाश स्तंभ में हल्की सी लहर उठी और उस लहर से काला क्यूआई बाहर निकला। पीछे हटो, उसके दोस्त ने चिल्लाया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसका डिवाइन आइटम तुरंत काला पड़ गया, फिर पूरा शरीर भी काला हो गया और फिर वो धूल की तरह धीरे धीरे उड़ गया। उसका डिवाइन आइटम भी छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गया। पूरा एपिसोड सुनने के लिए अभी डाउनलोड करें हमारा नॉवल सीरीज ऐप।